हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ये एग्जाम चैनल पर। तो दोस्तों, हम आप सभी ने हाल ही में देखा होगा एक अम्फान अम्फान नाम का तूफान अभी हाल ही में आया है, काफ़ी चर्चा में रहा है। हालांकि ये करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है जो आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। लेकिन अम्फान किस प्रकार आया, कैसे बना, क्या क्या अम्फान से संबंधित किस तरीके से बना और कैसे इसने भारत में अपना या भारत के पूर्वी तट जो है या पूर्वी घाट जैसे हम कहते हैं उसको प्रभावित किया, कैसे इसने भारत के पूर्वी घाट को प्रभावित किया, तो उस चीज़ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं स्टूडेंटों को बता दूं कि इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो बेहतर रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पॉइंट्स यहाँ से आप मिस कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे एग्जाम आप IAS PCS ही क्यों ना दे रहे हों। शाही मार्कर की ख़त्म हो जाने के कारण है ना, तो आज मैं बोर्ड पर नहीं बता पाऊंगा, तो इसलिए कृपया करके सुनने का प्रयास करें। देखिए, चक्रवात जो है, जैसा कि अभी हाल ही में अम्फान आया है, हालांकि एक ग्रुप होता है देशों का, इसमें हर देश हर साल एक नाम देता है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली साल बांग्लादेश ने नाम दिया था फोनी, इस साल थाईलैंड ने नाम दिया है अम्फान। तो इसी प्रकार से सेक्शन वाइज चलता रहता है, और कभी म्यांमार देता है तो कभी भारत देता है, इसी प्रकार नाम आगे चलते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, एक चीज ध्यान रखनी है, आप शायद नहीं भी जानते हो तो उसे थोड़ा ध्यान से सुने। जिस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है, जिस जल भाई सीधी सी बात, आप ये बात जानते होंगे कि चक्रवात जो आता है जल में ही आता है। तो सीधी सी बात ये है कि जल का तापमान ज्यादा होना चाहिए, तो वही चक्रवात आ सकता है, अन्यथा अन्य जगह नहीं आएगा। अब अगर हम अम्फान की बात करें तो ये मान के चलिए जो बंगाल की खाड़ी से भारत में आमतौर पर चक्रवात आते हैं, ये बात आप सब जानते होंगे, बंगाल की खाड़ी। और आपने सभी ने मैप देखा होगा इंडिया का, तो इंडिया के मैप में जैसे ही आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में बंगाल की खाड़ी है, जबकि राइट साइड में हमारा अरब सागर है, आप जानते होंगे। तो बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है, उसके जल का जो तापमान है, जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नोट करके चलना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान जल का होना चाहिए, जल का तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक। ध्यान रखना दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक। अगर जल का तापमान बंगाल की खाड़ी का 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, तब इस चक्रवात की उत्पत्ति होती है। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ITCZ नाम सुना होगा आपने, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में कहते हैं इसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत अलग पड़ता है 21 जून को, भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत पड़ जाता है, 22 मार्च को और 23 सितंबर को। उसके बाद मकर रेखा पर आपने देखा होगा कि सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत पड़ता है। जहां सूर्य लंबवत पड़ता है, सीधी सी बात यह है उस क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों के या अन्य स्थानों के। तो 21 जून को सूर्य लंबवत पड़ता है कर्क रेखा पर, तो जैसे ही 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है या दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, तो सीधी सी बात है गर्मी का जो स्तर है वो नीचे की तरफ ही, वो जो हिस्सा गर्म है वो नीचे की तरफ ही आना शुरू हो जाता है।
तो जो हिस्सा नीचे की तरफ आता है, जो नीचे हिस्सा गर्म होने लग जाता है, उसी जहां वो सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर, जब सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो वो जो सूर्य है, वो सूर्य की किरणें जो लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो वो जो कर्क रेखा है, उस क्षेत्र, जो वो क्षेत्र है जो गर्म हो जाता है, उसे हम ITCZ ही बोलते हैं, या फिर उस गर्म क्षेत्र को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या हिंदी में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद और इसको हम निम्न दाब का क्षेत्र भी कहते हैं। निम्न दाब का क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पर तापमान ज्यादा होता है, ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर वायु दाब कम होता है, और जहां पर तापमान अधिक होता है, वहां पर वायु दाब कम होता है, और जहां पर तापमान कम होता है वहां पर वायु दाब अधिक होता है। तो जो कर्क रेखा पर जो सूर्य लंबवत पड़ता है, तो ITCZ का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा की तरफ ही होता है, या वही होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, तो हमारा ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी नीचे की तरफ ही स्थानांतरित होने लगता है। अब सीधी सी बात ये है, अब ये मान के चलिए चक्रवात में कि एक जल की बाल्टी ले लीजिए, जल अपेक्षाकृत देर से गर्म होता है किसी स्थलीय भाग के, गर्मियों में कोई स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता अपेक्षाकृत जल के। तो बंगाल की खाड़ी का जो जल है, उसको जैसे जैसे दक्षिणायन हुआ सूर्य, तो उसके नीचे आने में नीचे आती चलेगी गर्मी आपकी, तो ITCZ भी आपका नीचे आता चला गया, तो बंगाल की खाड़ी का जो जल था उसको 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा होने में थोड़ा सा समय लगा। तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा होता है, ध्यान रखिए, तब उस क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर में तेजी होती है, जिसके कारण ही चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात आप सब जानते होंगे, चक्रवात गोल गोल घूमता हुआ आता है। यह बात ध्यान रखिएगा कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूम के आता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूम के आता है। जब चक्रवात गोल गोल घूमता है तो आपने देखा होगा, अच्छा ये घूमता क्यों है गोल गोल? वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र, देखो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और जहां से ये स्टार्ट हुआ घूमना, तो वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, या कह सकते हैं लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। उस लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं, हाई प्रेशर वाली चारों तरफ से हवाएं आती हैं उस लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए। तो वो सीधी उसमें प्रवेश ना करके चारों तरफ उसके घूमने लगती हैं, सीधी प्रवेश ना करके उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। इस प्रकार चक्रवात गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज आता है। ये बात याद रखनी है। चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, ध्यान रखना, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो भारत में तो बंगाल की खाड़ी से जो अम्फान उत्पन्न हुआ, तो सीधे से याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। तो इतना भी हमें याद रख के चलना है। उसके बाद चक्रवात का जो केंद्र होता है वहां वायुदाब सबसे कम होता है। ध्यान रखना दोस्तों, चक्रवात का जो केंद्र होता है वहां वायुदाब सबसे कम होता है और बाहर की तरफ वायुदाब हमेशा बढ़ता जाता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। और इस आंख, चक्रवात की आंख जो होती है, जो चक्रवात का केंद्र होता है, यह चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी बार मान के चलिए अगर कोई मकान है या कोई व्यक्ति है आ भी जाता है, तो एक समय के लिए उसे ऐसा लगता है कि बस बाहर कुछ नहीं है। चक्रवात के उस विनाश में वो नहीं आ पाता है जब तक वो उस केंद्र में रहता है, क्योंकि चक्रवात का केंद्र ही चक्रवात का बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है। लेकिन ये आप जानते होंगे, चूंकि चक्रवात गति करता है,
चूंकि चक्रवात गति करता है, ये जो अम्फान है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करता है। इससे पहले ये भी बात याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी जो है हमारी, उसके ऊपर से पूर्वी जेट धारा जो पूरी साल प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। फिर से ध्यान दीजिए, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक पूर्वी जेट धारा नाम की एक धारा, पूर्वी जेट धारा प्रवाहित होती है, उसकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो जैसे ही वो पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, उसी पूर्वी जेट धारा के साथ ही चक्रवात पूर्व से पश्चिम की तरफ को गति करने लगता है। तो अम्फान जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे अम्फान धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो भारत के पूर्वी घाट या पूर्वी तट से टकराता है। ठीक है, पूर्वी घाट या पूर्वी तट से टकराता है, वहां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नीचे थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी काफी ठीक ठाक मात्रा में वर्षा करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो चक्रवात की आंख होती है उसका व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब ये वहां पर टकराता है तो काफी ठीक ठाक मात्रा में वहां पर वर्षा करता है और काफी नुकसान भी पहुंचाता है। उसके अलावा भी पश्चिम बंगाल के रास्ते ये चक्रवात उत्तरी भारत, पश्चिम बंगाल के रास्ते ये चक्रवात उत्तरी भारत या उत्तर भारत के मैदान को भी हद तक प्रभावित कर सकता है। ये जरूरी नहीं है अम्फान ने ना करा हो, लेकिन कुछ चक्रवात ऐसे आते हैं जो पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर भारत के मैदानों को, मतलब कि इलाहाबाद, वाराणसी तक भी प्रभावित कर देते हैं। उसके बाद ये बात याद रखनी है कि ये जो अम्फान चक्रवात है, इसकी दिशा याद रखनी है कि ये जो चक्रवात है ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज आता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज आता है। तो हमारा जो ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवात है ये एंटी क्लॉकवाइज आता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर वामावर्त इसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद चक्रवात के संबंध में और क्या फैक्ट याद रख सकते हैं आप? अधिकतर चक्रवात भूमध्य रेखा के ही पास क्यों आते हैं? ऐसा क्या कारण है? अधिकतर चक्रवात भूमध्य रेखा के ही आसपास क्यों आते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि वहां पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ता है, 22 मार्च, 23 सितंबर। इसी कारण क्या होता है कि वहां पर जल का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। यही कारण है कि चक्रवात ज्यादातर भूमध्य रेखा के ही आसपास आते हैं। इसका मुख्य कारण ये है, ये भी थोड़ा सा हमें याद रखना है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट जो हमें याद रखने हैं वो ये हैं, और आशा करता हूँ कि कुछ हद तक समझ में आया होगा क्वेश्चन, और ये टॉपिक समझ में आया होगा। हालांकि आज मार्कर नहीं था तो मैंने ऐसे ही समझाने का प्रयास किया। तो चक्रवात की उत्पत्ति मोस्टली एक बार फिर से एक रिकैप के तौर पर मैं करा देता हूं। देखिए, चक्रवात जब तक किसी जल का तापमान, चक्रवात आते ही जल में है। दूसरी बात, चक्रवात की उत्पत्ति जब तक नहीं हो सकती जब तक उस जल की सतह का तापमान, जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर नहीं होता। यदि 26 भी होता है तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद जैसे चक्रवात जहां पर चक्रवात का केंद्र होता है वहां वायुदाब बिल्कुल कम होता है। चक्रवात के केंद्र से बाहर की तरफ हमेशा वायुदाब बढ़ता जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। चक्रवात के केंद्र में जो वायुदाब कम होता है उसको भरने के लिए चारों तरफ से जो हवाएं आती हैं, जो हाई प्रेशर वाली हवाएं आती हैं, वो सीधे प्रवेश ना करके गोल गोल घूमने लगती हैं। इसी कारण चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है, ये बात सही है, लेकिन चक्रवात पूर्वी जेट धारा जो बंगाल की खाड़ी के पास वर्ष भर चलती है वो हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, तो उसके साथ आगे को गति करता है। ये भी बात याद रखनी है। दूसरा, चक्रवात के केंद्र, जहां बिल्कुल शांत क्षेत्र, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं,
और चक्रवात का केंद्र उसका सबसे शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का केंद्र का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर होता है। इसी कारण आप देखते भी होंगे भयंकर तबाही वो मचा देता है। जैसे जैसे चक्रवात पूर्वी जेट धारा के माध्यम से भारत में आगे प्रवेश करता, पूर्वी घाट से टकराता है और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भारी मात्रा में यह वर्षा भी करता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मैक्सिमम जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय ही वर्षा होती है, ये भी बात आप याद रखें। उसके बाद ये चक्रवात पश्चिम बंगाल के रास्ते उत्तर भारत के मैदानों को भी प्रभावित करता है, इतना भी याद रखना। तो कुल मिलाकर आशा करता हूं कि टॉपिक समझ आया होगा। चक्रवात कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया अम्फान, कैसे कैसे तबाही मचाई। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।